Hello everyone, I am Deepika and today we are going to do the Age of Chaucer. This is part 2 of the video. If you have not seen the part 1, you can click on the right hand side top of this video. You'll get the link there. इस वीडियो में हम करने वाले हैं सारे के सारे जितने भी इवेंट्स वर टेकिंग प्लेस अराउंड दैट टाइम इन इंग्लैंड, बी इट पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस, और उसके बाद किस तरीके से चौसे की राइटिंग उस दौरान की जा रही थी एंड हाउ ही वाज इन्फ्लुएंस, कहाँ से उनको इन्फ्लुएंस था जो भी उनकी राइटिंग में रिफ्लेक्ट करता है. ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इंग्लैंड उस टाइम पे किस तरीके से एक पूरा का पूरा न्यू नेशन की तरह राइज हो रहा था. एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोटिस कि एक एज को अगर चौसर का एज बोला जाता है, द एज ऑफ चौसर, in itself it becomes very evident कि Chaucer was a very very prominent figure, very prominent poet around that time, कि उस पूरी की पूरी एज को उनका नाम से जाना जाता है. समझते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपनी राइटिंग की थी, किस किस ईयर में वो लिख रहे थे, कहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी और क्या सब कुछ हो रहा था उस दौरान इंग्लैंड में when he was writing. So let's get started. इट वॉज अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन एंड टर्बुलेंस. बहुत कुछ चेंजेस आ रहे थे, तो इट वॉज नॉट अ नॉर्मल एज एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि 100 years ऑफ वॉर टुक प्लेस अराउंड दैट टाइम. द ब्लैक डेथ हैपेंड, द पीजेंट रिवॉल्ट ऑल्सो हैपेंड. तो इन चीजों की वजह से बहुत सारे चेंजेस आ गए थे चर्च में. जो आपके किंग्स थे उनकी पूरी की पूरी हेजेमनी जो थी फ्रेंच क्लास की, वो जो चलती आ रही थी उसमें, और ऑल्सो नॉर्मल क्लास जो थी अब वो राइज करना शुरू हो गई थी बिकॉज ऑफ ब्लैक डेथ कॉन्सिक्वेंसेज विच वी आर गोइंग टू डिस्कस लेटर इन द वीडियो. बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे. वही आपका फर्स्ट जो पॉइंट है इस स्लाइड पे वो डिस्कस कर रहा है कि हाउ इट वाज आल्सो द मीटिंग ऑफ टू डाइवर्जेंट एजेस. जैसे कि मिडिवल एज में जो राइटिंग लिखी जा रही थी और जो अर्ली रेनेसां था चौसर के टाइम पे. अर्ली रेनेसां में क्या हो रहा था कि अब लोगों ने लिखना शुरू कर दिया था, पहली चीज. दूसरी बात, चौसर वाज राइटिंग इन इंग्लिश एंड ही वाज रेफरिंग बैक टू बुक्स जो कि आपके एंग्लो नॉर्मन एज पे जो फ्रेंच में लिटरेचर लिखी गई थी, काफी कुछ इन्फ्लुएंस है चौसर की राइटिंग में उसका. पहला पॉइंट. दूसरा ये, जो चौसर लिख रहे हैं अपनी राइटिंग में, जैसे कि मैंने डिस्कस किया है आपको कैंटरबरी टेल्स और पहली जो कि चौसर की वीडियो है उसमें, कि द हाउस ऑफ फेम, द बुक ऑफ डचेस प्लस द कैंटरबरी टेल्स, हाउ इन पे इन्फ्लुएंस है बहुत सारे पहले के इटालियन प्लस फ्रेंच जो राइटिंग्स थी उनका. तो दो तरीके से जो लिटरेचर थी वो मिल रही थी यहाँ पे आके. ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अब जो फ्यूडल सिस्टम था, मतलब कि जो किंग्स का रूल था और या फिर रॉयल अथॉरिटी थी, बहुत कुछ उसमें भी चेंजेस आ रहे थे. रिलीजियस चेंजेस आ रहे थे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. पॉलिटिकल चेंजेस आए थे 100 years ऑफ वॉर की वजह से, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे. और सोशल चेंजेस जो आए थे पीजेंट रिवॉल्ट और डेथ, ब्लैक डेथ की वजह से, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, बट अ लिटिल लेटर इन दिस सेम वीडियो. और अभी थ्री डिविजन्स, चर्च, नोबिलिटी एंड द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, जैसे कि मैंने डिस्कस किया, ये तीनों उस टाइम पे एग्जिस्ट करती थी. एंड हाउ द लाइंस वर ब्लरिंग, किस तरीके से चर्च की अथॉरिटी कम हो रही थी और किस तरीके से एक नॉर्मल क्लास जो अपराइजिंग आपकी मिडिल क्लास थी वो आ रही थी, राइज हो रही थी. उसके बाद लास्ट जो पॉइंट है गिल्ड्स एंड मर्चेंट का एंड द वीवर्स वुल का, उसके ऊपर मैं डिस्कस करना चाहूंगी. कैंटरबरी टेल्स में आपने देखा होगा कि वहां पे गिल्ड्स हैं, वहां पे लोग हैं, मर्चेंट है, वो अपकमिंग क्लास जो है वो पिलग्रिमेज पे है, क्योंकि उनके पास उतना पैसा था कि दैट दे कुड अफोर्ड अ पिलग्रिमेज लाइक इन कैंटरबरी टेल्स. दूसरा, वीवर्स वुल. पहले क्या होता था आपके फ्लैंडर को, जो ये बात वाली जगह है, यहाँ से बहुत सारी वुल जाती थी, लेकिन अब क्या किया लोगों ने, वहां भेजने की जगह लोगों ने अपना खुद का, दे स्टार्टेड देयर ओन बिजनेस इन बाथ रूरल एरिया में, ताकि वो अपने खुद के क्लॉथ बना सकें. उस तरीके से एक खुद का मार्केट वहां पे राइज हो गया. ऐसे ही छोटे छोटे मार्केट बहुत जगह राइज होने शुरू हो गए थे, क्योंकि ब्लैक डेथ की वजह से ऐसा हो गया था कि लेबर्स को पैसा ज्यादा चाहिए था. दे स्टार्टेड आस्किंग फॉर मोर मनी. आई टॉक अबाउट इट लेटर इन द वीडियो. क्यों? तो उस वजह से लोगों की एक अपनी मिडिल क्लास आनी शुरू हो गई थी, अपने बिजनेस आने शुरू हो गए थे और अपने काम आने शुरू हो गए थे. वाइफ ऑफ बात वहीं से आती है, जो आपकी वाइफ जो एक कैरेक्टर, और बात एक जगह का जो नाम है. लेट्स गेट स्टार्टेड. पहले हम शुरुआत करते हैं चौसर की राइटिंग से, किस तरीके से चौसर ने लिखना शुरू किया एंड हाउ एवरीथिंग इन्फ्लुएंस्ड हिम एंड व्हाट, एक पूरी एज का नाम अगर चौसर के नाम पर आया है तो क्यों आया है. लेट्स गेट स्टार्टेड. इन चौसर्स एज इंग्लिश वॉज नॉट द लैंग्वेज ऑफ हाई कल्चर. मैंने आपको पहली वीडियो में बताया, एंग्लो नॉर्मन वाली वीडियो में, हाउ नॉर्मन्स हैड इन्वेडेड इंग्लैंड. जो वो घुसपैठिए थे, उन्होंने इंग्लैंड में वो घुसे, अपना राज जमाया, और वहां पे जो फ्रेंच लैंग्वेज थी, क्योंकि जो नॉर्मन्स थे वो आए थे नदर्न एरिया ऑफ फ्रांस से.
वहां पे भी वो घुसपैठिए ही थे। फ्रांस में पहले वो घुसे, उसके बाद वो इंग्लैंड में घुसे। जो फ्रांस में जब घुसे तो वहां पे उन्होंने थोड़ी सी स्किल सीख लिए, लैंग्वेजेस सीख ली, बहुत कुछ सीखा फ्रांस में। उसके बाद ये जब इंग्लैंड में आए तो उनकी लैंग्वेज ऑफ फ्रेंच थी, उन्होंने वो उसको एक लॉ की लैंग्वेज बना दिया। जितनी भी नोबिलिटी थी, जितने भी अपर क्लास एलीट या एरिस्टोक्रेट्स थे, वो सब कुछ यूज कर रहे थे फ्रेंच लैंग्वेज। और उसी तरीके से जो राइटिंग थी, प्रोमिनेंट राइटिंग अराउंड दैट टाइम, इट वाज आल्सो बीइंग रिटन इन फ्रेंच। तो उस टाइम फ्रेंच बहुत ज्यादा इन ट्रेडिशन थी या फिर ट्रेंड में थी। लेकिन चौसर डिसाइडेड टू राइट इन इंग्लिश, सो ही वाज द वन जिसने इंग्लिश में लिखना शुरू किया। और बहुत सारे वर्ड्स उन्होंने लैटिन से लिए, लैटिन लैंग्वेज से लिए, फ्रेंच पूरी की पूरी लैंग्वेज से लिए, इटालियन से लिया और स्पेनिश से लिए, और उनको उन्होंने इंग्लिश में डाला और अपनी राइटिंग शुरू की। इट वाज अर्ली रेनेसां, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि किस तरीके से अब जब राइटिंग शुरू हो गई थी और इन्फ्लुएंस था फ्रेंच राइटिंग का थोड़ा बहुत, तो उसलिए अब लिखना शुरू हो गए थे लोग। तो चौसर एंड अदर राइटर्स तो उसको अर्ली रेनेसां बोलते हैं, रिवाइवल ऑफ आर्ट एंड कल्चर। 1340 he was born, Chaucer was born, and he was born to a good liberal family, as in उसके फादर जो थे वो रिच वाइन मर्चेंट थे, और उनका एक्सेस था रॉयल कोर्ट जो था वहां पे उस टाइम पे, जिसके रूलर उस टाइम पे एडवर्ड थ्री थे। सो ही वॉज बोर्न इन अ गुड फैमिली विद मनी, एंड ही नेवर सॉ एज सच पॉवर्टी और एनीथिंग when he was growing up. In 1357, Chaucer primarily obtained his education at the court and learned Latin and French there. तो वो कोर्ट में काम करना शुरू कर दिया था, and he was working for the sons of Edward III. उस तरीके से कोर्ट में उनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस भी था, and he was learning a lot of things in the court. और वहां पे लैटिन और फ्रेंच जो लैंग्वेजेस थी उन्होंने वहीं से सीखी। 1360, Chaucer captured by French at the siege of Reims. Edward III pays ransom for release. यहाँ पे 1360 में वो एक आर्मी के साथ जाते हैं, वहां पे उन्हें कैप्चर कर लिया जाता है। एडवर्ड थ्री जो उस टाइम पे किंग थे इंग्लैंड में, उन्होंने उनके लिए रैंसम मतलब कुछ पैसे दिए उन्हें छुड़ाने के लिए। तो अगर ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर एक किंग आपके लिए पैसे दे रहा है, आपको छुड़ाने के लिए एक रैंसम दे रहा है सो दैट यू कैन बी रिलीज, इसका मतलब ये है कि आप पहले इट स्टेट्स कि कितना इंपॉर्टेंट उनका एक फिगर था रॉयल कोर्ट में, उनको कितनी इंपॉर्टेंस थी। 1367, Chaucer becomes a squire in the household of Edward III. 1367 to 70, Chaucer translates parts of Romandala Rose. He tries to, translate it, but वो पूरे parts नहीं कर पाते हैं, and it was one of the important writings which were done in Anglo-Norman age. 1368, the Book of Duchess, that's what he writes, और वो लिखते हैं जॉन ऑफ गुनॉट जो एडवर्ड थ्री के सन थे उनके लिए, उनकी वाइफ के लिए बेसिकली, जब उनकी डेथ हो जाती है। 1369, Chaucer travels to northern France and serves in the army of John of Gounod. So, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है देखने के लिए कि अगर वो फ्रेंच लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस आप देख सकते हैं कहाँ से आया है। ही ट्रेवल टू फ्रांस ऑल्सो। अगर वो जॉन ऑफ गनॉट की आर्मी में सर्व कर रहे थे तो ही वॉज नॉट जस्ट वर्किंग एज अ कोर्टियर इन द कोर्ट, ही वॉज ऑल्सो सर्विंग एज अ सिविल सर्वेंट, मतलब वो आर्मी में भी थे। सो ही वॉज ऑल्सो फाइटिंग in the wars or serving the army. 1378, Chaucer travels to Italy. So here is the point when he travels to Italy, Milan on a diplomatic mission. और उनको भेजा गया एक डिप्लोमेटिक मिशन पर रॉयल कोर्ट की तरफ से। सो दिस इज ऑल्सो प्रोमिनेंट पॉइंट जहाँ पे दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से उन पे भरोसा था पूरी की पूरी रॉयल जो वहाँ की फैमिली थी उसका चौसर पे। और चौसर ट्रैवल टू इटली इस टाइम पे दौरान बोला जाता है कि शायद वो कुछ प्रोमिनेंट उस वक्त जो इटालियन राइटर्स थे उनसे मिले थे, इसी वजह से उनकी राइटिंग में इटालियन इन्फ्लुएंस है। 1378-81, चौसर राइट्स सेंट सिसिलिया, द हाउस ऑफ फेम एंड एक्सेट्रा, द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। तो इस दौरान इन्होंने ये सारे राइटिंग्स लिखे अपने, जिनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले अपनी वीडियो में। 1386, Chaucer becomes a member of Parliament of Kent, write the legend of Good Woman. Good Woman के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। So around this time he was writing the legend of Good Woman. 1387, 1392, Chaucer begins writing the Canterbury Tales, one of the very important and prominent works of Chaucer, the Canterbury Tales. And he also writes the treatise of Astrolabe around that time. इसके इस दौरान कुछ टाइम पे जॉन ऑफ गनॉट जो पेट्रन थे चौसर के, एंड ही वाज, तो कुछ मनी 20 पाउंड समथिंग चौसर को उस टाइम पे दिया जाता था, विच वाज गिवन बाय जॉन ऑफ गनॉट। जब जॉन ऑफ गनॉट हार गए थे, एक जो वॉर सीरीज चल रही थी 100 years ऑफ वॉर की, उसके थर्ड फेज में व्हेन जॉन ऑफ गनॉट was overthrown, मतलब उनका थ्रोन छिन गया था उनसे, तो चौसर लिटरली फेल इन डीप पॉवर्टी, मतलब उनके पास पैसे नहीं थे क्योंकि उनका जो किंग था, रूलर था, वो तो अब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। उस वजह से ही हैड अ वेरी टफ फेज। लेकिन फिर से व्हेन इवेंट्स
पूरा का पूरा चेंज हुआ। और इस वक्त जब इंग्लिश जीते और हेनरी फोर वो सन ऑफ गनौर, जब उन्होंने फिर से थ्रोन पे अपना राज लिया, तब ही स्टार्टेड गिविंग मनी टू फाइनेंशियल हेल्प देना शुरू किया चौसर को, एंड ग्रांटेड हिम 40 पाउंड उसके बाद देना शुरू किया। 40 पाउंड उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा बिग अमाउंट होता था। Chaucer retires to Westminster. 1400 Chaucer's death on 25 October. इसके बाद जो important point है वो ये ही, Chaucer was the first poet to be buried in Westminster. पहली चीज। दूसरी चीज, अब जो वेस्टमिनिस्टर में वो एरिया जो है जहां पे उनको बरी किया था उसको बोलते हैं द पोएट्स कॉर्नर, एंड इट इज वेरी वेरी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन नाउ। सो ये पॉइंट याद रखने लायक है, इसको याद रखिएगा। अब हम चलते हैं द 100 years of war between इंग्लैंड एंड फ्रांस। ये कुछ उस वक्त जो द ब्लैक डेथ, द पीजेंट रिवॉल्ट, ये जो चीजें हो रही थी उस वक्त, इस वजह से था कि बहुत सारा जो चेंजेस या फिर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स जो आ रहे थे पूरी की पूरी इकोनॉमी में या फिर पूरे पॉलिटिकल फेज में या फिर रिलीजियस टर्म्स में, ये सब कुछ इसकी वजह से ही चेंजेस आ रहे थे। अब 100 years of war क्या था? 100 years of war फ्रांस और इंग्लैंड के जो रूलर थे उनके बीच में था, बिकॉज फ्रांस में ऑफर किया गया था कि इंग्लिश का रूलर रूल करे, लेकिन फ्रांस डिड नॉट अग्री टू इट। तो पूरा का पूरा वॉर छिड़ गया उस बात पे, एंड इट इज कॉल्ड 100 years of war, क्योंकि वो बस एक इवेंट ऑफ वॉर नहीं था, इट वाज अ सीरीज ऑफ वॉर जो कि 116 साल तक चला था, जिसमें बहुत बार फ्रेंच जीते, बहुत बार इंग्लिश लोग जीते, लेकिन अल्टीमेटली इट इज सेड कि ज्यादातर फ्रांस की विक्ट्री हुई थी। और फ्रांस की विक्ट्री के साथ एट द एंड ऑफ द वॉर इंग्लैंड और फ्रांस दोनों ही एक नए अपने इंडिपेंडेंट नेशन की तरह राइज हुए थे उस टाइम पे। और इस टाइम पे लोगों को बहुत कुछ नेशनलिज्म वाली फीलिंग आने लग गई थी। अब बहुत कुछ चेंज हो रहा था पॉलिटिकल टर्म्स में भी और रिलीजियस टर्म्स में भी। ब्लैक डेथ का इसलिए इंपॉर्टेंट है पढ़ना क्योंकि जो 1348 से 50 तक हुई थी अराउंड दिस टाइम, और ये 4 फेज में हुई थी। जब ये 4 फेज में हुई थी तो इतना इतना बुरा हाल था कि बहुत सारे लोग मर गए थे उसके बाद जो प्रीस्ट थे वो भी काफी मर गए थे उस टाइम पे। सो उसकी वजह से दो चीज हुई, एक तो लोग मर गए, तो अब जो लोग बचे थे, जो लेबर्स बचे थे, वो अपने काम के लिए ज्यादा पैसे मांगने लग गए। और जब उन्होंने ज्यादा कमान करना शुरू किया पैसा, उसके बाद जहां उन्हें ज्यादा पैसा मिल रहा था, ज्यादा वेजेस मिल रहे थे, वो वहां पे जाके काम करना शुरू कर दिया उन्होंने, चाहे वो कहीं पे भी हो। इस वजह से सोसाइटी ज्यादा मोबाइल बनी, मतलब लोगों ने इधर से उधर जाना शुरू कर दिए, बिजनेस सेटअप शुरू कर दिया और अपने लिए काम ढूंढना शुरू कर दिया। अब ब्लैक डेथ की वजह से एक और चीज हुई थी, प्रीस्ट बहुत सारे मर गए थे उस टाइम पे। तो जो जो एक गैप क्रिएट हो गया था जो प्रीस्ट लाइन में था कि अब फुलफिल करना है कि उतने प्रीस्ट चाहिए चर्च के लिए। रोमन कैथोलिक चर्च बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर हुआ करता था उस टाइम पे। अब उस टाइम पे क्या हुआ, जो अनक्वालिफाइड या फिर वेरी लेस ट्रेन जो लोग थे, उन्होंने वो जगह भरना शुरू कर दिया प्रीस्ट की। अब उन्होंने भरना तो शुरू कर दिया जगह, लेकिन वो इतने ट्रेन नहीं थे और ना ही वो इतने क्वालिफाइड थे, तो लोगों का जो भरोसा था चर्च पे वो वैसे ही डगमगाने लग गया। और उससे पहले भी लोगों का भरोसा इतना ज्यादा नहीं था, क्योंकि जो क्लर्जी थी उस टाइम पे, जो प्रीस्ट थे, उनके पास इतना पैसा था, दे हैड अ वेरी लग्जूरियस लाइफ। सो पीपल हैव स्टार्टेड क्वेश्चनिंग कि जो ये चर्च है और जो पूरी क्लर्जी है, इट हैज अ लॉट ऑफ मनी, और नॉर्मल लोग क्या कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, दे हैव नथिंग। तो पहले से रिवोल्ट तो था ही था, और ब्लैक डेथ ने वो बहुत प्रोमिनेंट कर दिया था। और अब रेफॉर्मेशन होना शुरू हो गया था, मतलब चेंजेस आने शुरू हो गए थे पूरे के पूरे चर्च सिस्टम में, प्लस इन रिलीजन, इन क्रिश्चियनिटी इन जनरल एज वेल। पीजेंट रिवॉल्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है पढ़ना 100 year वॉर की वजह से और ब्लैक डेथ की वजह से। लेकिन जैसे कि अब मैं एग्जांपल दूं, इस टाइम पे मैं वीडियो बना रही हूँ, कोरोना वायरस पेंडेमिक इज इट हैज टेकन ओवर द एंटायर वर्ल्ड। अब क्या हो रहा है, सब जगह की इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, बहुत सारे लोग अपनी जॉब लूज कर रहे हैं, है ना। सिमिलरली उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा ऐसा इकोनॉमी में बहुत लो आ गया था एकदम, और उसको फुलफिल करने के लिए लोगों को अब टैक्स भरने के लिए मजबूर किया जा रहा था कि बार बार टैक्स के लिए 3 साल में चौथा टैक्स उन पे लगा दिया। अब ऑब्वियसली नॉर्मल लोग तो रिवोल्ट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उनके पैसे टैक्स के आप इतने जल्दी जल्दी उन पे टैक्स लगाएंगे जस्ट बिकॉज यू वांट टू फुलफिल जो गैप क्रिएट हुआ है बिकॉज ऑफ 100 years ऑफ वॉर एंड दिस ब्लैक डेथ, कि अब लोग मर गए हैं, रिसोर्सेज खत्म हो गए हैं, रिसोर्सेज डिप्लीट हो गए हैं, इतना सब कुछ वॉर में सब कुछ एग्जॉस्ट हो गया है, तो लोगों ने उस लिए रिवॉल्ट करना शुरू किया। सो दिस वाज कॉल्ड द पीजेंट रिवॉल्ट एंड इट हैपेंड इन 1381। तो मैंने पूरा का पूरा आपको बैकग्राउंड दे दिया इन तीनों की तीनों जो भी चीजें इवेंट हुए थे, प्रोमिनेंट इवेंट हुए थे उस टाइम पे उनका। एंड ये जो उसके बाद पूरी की पूरी स्लाइड्स हैं, मैंने 3 स्लाइड्स बनाई हैं। एक आपका बता रहा है आपको पूरे के पूरे की किस तरीके से नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद जब विलियम जो था जो नॉर्मंडी का, उसने
रूल किया था इंग्लैंड के ऊपर। उसके बाद फ्रांस और इंग्लैंड का वॉर शुरू हुआ, जिसको 100 ईयर्स ऑफ वॉर बोलते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं पूरी की पूरी वीडियो बनाऊं 100 ईयर्स ऑफ वॉर पे, यू कैन प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, मैं बना दूंगी। लेकिन अभी हम इतना ही डिस्कस करना चाहेंगे। इफ यू वांट आई कैन मेक अ वीडियो सर्टेनली फॉर यू ऑल। उसके बाद यहाँ पे मैंने ब्लैक डेथ के बारे में लिखा है और मैंने पीजन रिवॉल्ट के बारे में लिखा है। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहाँ पे और बोलना चाहूंगी, उस टाइम पे जो यूनिवर्सिटीज थी उनका ट्रेंड आना शुरू हो गया था। जैसे पहले ऑक्सफोर्ड के आई, उसके बाद कुछ टाइम पे 15-16 सेंचुरी में कैम्ब्रिज ऑल्सो काम। लेकिन ऑक्सफोर्ड से जॉन विल, ये जो जॉन थे यहाँ पे, विलक्लिफ, उनको एक द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेफॉर्मेशन इसलिए बोला जाता है बिकॉज ही वॉज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिगर। उन्होंने एक पूरी मूवमेंट शुरू की थी, लोलार्ड जिसको बोलते हैं। उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था जितने भी चर्च में प्रैक्टिस होती थी, बिकॉज उनको पता था कि किस तरीके से क्लर्जी पूरी करप्ट है और चर्च में कितने सब कुछ करप्ट इवेंट्स आर टेकिंग प्लेस। सो ही स्टार्टेड क्वेश्चनिंग इट and he wrote the first Bible which I'm going to tell you in my next video, ताकि लोग उसको, नॉर्मल जो लोग थे, जो चर्च की अथॉरिटी है या फिर जो एक्चुअली बाइबल आपकी बोलती है वो पढ़ सके। क्योंकि अभी तक जो क्लर्जी बोलती थी, जो प्रीस्ट बोलते थे, पीपल यूज्ड टू बिलीव इट बिकॉज दे कुड नॉट रीड इट। नाउ ही स्टार्टेड ट्रांसलेटिंग द बाइबल एंड ही वाज द वन हु डिड इट फॉर द फर्स्ट टाइम। उसके बाद लोग, सो दैट ही कुड मेक पीपल मोर अवेयर। सो ये सब कुछ था। उसके बाद मैंने आपको ये बता ही दिया कि किस तरीके से सोशल और पॉलिटिकल अनरेस्ट था उस टाइम पे, एंड रेफॉर्मेशन वाज टेकिंग प्लेस इन रोमन कैथोलिक चर्च एंड इन रिलीजन। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। रेनेसां के ऊपर मैंने बात कर चुकी है। ऑल्सो ही वाज नॉट अ पीपल्स पोएट बट कोर्ट्स पोएट। चौसे को बोला जाता है ही वाज अ कोर्ट्स पोएट, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया कि हाउ ही वाज सर्विंग इन द कोर्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम and how he had a great influence over kings around that time. So he was basically a court poet. He was not really writing for the people here. The second half of the 14th century produced the first great age of secular literature. इस टाइम से पहले जो आपकी फर्स्ट हाफ ऑफ जो आपकी 14th सेंचुरी थी और उससे पहले का जो दौर था, वहां पे रिलीजियस राइटिंग ज्यादा हो रही थी। लेकिन 14th सेंचुरी के बाद ज्यादा राइटिंग होनी शुरू हो गई थी जो सेक्युलर थी। दे वर नॉट रियली रिलीजियस इन द जॉनर। जैसे कि चौसे की द कैंटरबरी टेल्स, सर ग्वेन एंड द ग्रेट नाइट, हमें नहीं पता है ये किसने लिखी है। सो इसको पर्ल पोएट भी बोलते हैं क्योंकि उनका एक वर्क है पर्ल, द पर्ल जिसको बोलते हैं। तो ये दोनों के दोनों उनको डेडिकेट की जा रही है। और थॉमस मेलोरीज मोटे दे आर्थर भी एक राइटिंग थी उस टाइम पे दौरान पे लिखी गई थी। एंड वन मोर पॉइंट विच आई वुड लाइक टू मेंशन हियर इज दिस, कि उस टाइम पे, इससे पहले क्या हो रहा था, बहुत अनोनिमस राइटिंग हो रही थी। मतलब लोग लिखते थे लेकिन अपना नाम नहीं लिखते थे उस बुक के ऊपर। सो वी जैसे कि नॉर्मन एज में जो हमने वीडियो बनाई है उसमें मैंने बताया कि कितनी सारी राइटिंग अनोनिमस थी, मतलब वी डोंट नो हु द राइटर वाज और वर, तो राइटर्स वर। तो इसी तरीके से अब ये चेंज हो रहा था, लोग अपना नाम लिखने लग गए थे अपनी बुक्स पे। सो वी नो कि किसने क्या लिखा है इस दौरान। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है और ये क्वेश्चन भी आ चुका है आपके नेट में, हाउ मेनी किंग्स डिड चौसर सर्व अंडर? सो द आंसर इज 3। सबसे पहले हमने शुरुआत की एडवर्ड 3 से, हाउ ही वाज देयर इन द कोर्ट इनिशियली जब एडवर्ड 3 वाज द रूलर। एडवर्ड 3 के जो सन थे, उसके बाद रिचर्ड 2, उसके अंडर काम किया उन्होंने। उसके बाद हेनरी 4 जो कि एडवर्ड 3 के जो बेटे थे, सन ऑफ गुनॉट, उनके बेटे थे हेनरी 4, उनके अंडर। सो इट बिकम्स द आंसर बिकम्स 3, एडवर्ड 3, Richard 2 and Henry 4. So that was about it in this video. I hope आपको सब कुछ समझ आया हो and you liked the video. And if you did like the video, then kindly like it, share it with your friends and subscribe to my channel. Do not forget to hit the bell icon. I'll see you soon with the next video. Till then, much love. Keep watching. Thank you.